ओके जी वी स्टार्ट इट इज मोर फ्रॉम अब के उससे पहले एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, देन वी गो टू दैट। आई एम ड्राइंग द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड और आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं इसके पॉइंट्स लिख दूंगा आपको। आई हैव थ्रोन अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स एंड इट फॉल्स डाउन लाइक दिस। ठीक है, अब इसका मैंने आपको ग्राफ दिया हुआ है। मुझे कहता है कि आप स्टार्ट करते हैं 40 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से, 4 सेकंड में स्पीड 0 हो जाती है और अबाउट 6 seconds it reaches a speed of 10 seconds में इसकी स्पीड जो है वो -6 मीटर्स पर सेकंड हो जाती है। ये उन्होंने ग्राफ दिया हुआ। आपने मुझे बताना है, ये कॉपी करने के लिए ग्राफ, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, नंबर 2 टाइम ऑफ फ्लाइट, number 3 small h. Small h means this height. Number 4 capital H. Capital H means this height. And number H1 height of the building. H1 ये 5 चीजें जो है ये आपने डिटरमिन करनी। ये निकालिए आंसर्स। ये निकालिए सर, ये जो आपने लिखे है इसके जो 4 और 10 है तो उसको हमने टाइम में टाइम मिनट। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास इन्होंने टाइम की जो मैक्सिमम हाइट निकालनी है ना, जी तो इसमें तो मेरा v u होगा वो 0 रहेगा। जब बेटा u आपका यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, u मैक्सिमम आता है यहाँ पे आपके पास जो कि यहाँ पे 40 है, तो ये 0 होगा तो वो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम की मैक्सिमम हाइट है 4 सेकेंड। जितनी देर तक वो हवा में रहा वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, इसका मतलब है 10 सेकेंड्स। फिर वो कहता है स्मॉल एज निकालें, ये आपका स्मॉल एज है। पार्ट्स कर ली थी जिसमें नाम से स्मॉल एज, मैंने कहा था स्मॉल एज का फिर मैं एरिया से निकाल दी। एरिया से निकालें, वो वैसे भी निकाल सकते, एरिया से भी निकाल सकते हैं। 4 times 40 which is equal to 60 meters। नहीं, दूसरी तरीके से कैसे निकाल सकते v square minus u square equal to 2as। ठीक है, फिर उसके लिए आप एक्सेलरेशन निकालेंगे और एक्सेलरेशन जो होगी वो v minus u over t से निकलेगी। 0 minus 40 divided by 4 is equal to -10 meter per second square। और फिर जो दूसरा है h ये s is equal to ut plus half into speed या v square minus u square equal to as लगाएंगे। कैपिटल एच निकालना है, हम यहाँ पे इसको कैपिटल एच कहेंगे बिकॉज जब 0 स्पीड थी वहां से लेके यहाँ तक आने में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो दिस एरिया विल कंसीडर। मैंने इसको गलती से स्क्वायर ले ली थी, रेक्टेंगल गलत किया। हाँ अच्छा, गलत ट्रायंगल। इसकी हाइट जो आ रही है वो ये आ रही है which is 6 और टाइम जो है 10 minus 4 6 आ रहा है 10 minus 4 सर 24 2 3 हो गया 18 ये 2 10 14 सॉरी 6 नहीं है 60 है, ये सॉरी 60 है 60 है 6 नहीं है 60 है 60 अच्छा -6 क्योंकि वो 40 है तो ये 60 हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 6 तो 100 नहीं हो जाएगी 3 टाइम हो जाएगा 3 टाइम्स 180 मीटर्स। नहीं तो फिर हाइट भी तो इसमें काउंट होगी ना हमारी हाइट। ये 60 हो गई, ये 6 हो गई, तो 60 into 6 180। अब वो कहता है ये हाइट कितनी है, तो अगर आप इस हाइट में से ये वाली हाइट माइनस कर दें, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच कर दें, तो आपके पास ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ जाएगी। दैट मींस 180 minus 60
is equal to 120 meters. इस तरह हम ग्राफ के जरिए रिस्पेक्टिव वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. इवन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू एक्सेलरेशन हियर एज वेल. इसे कॉपी कर लीजिएगा. क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक. क्योंकि उस टॉपिक और इसका नेक्स्ट कोई क्वेश्चन आता है विच इज डायनामिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. वो हम पहले कर लेंगे, उसके साथ ही हम इसको अप्लाई करेंगे फिर. ठीक है. सबसे पहले आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बेटा मैंने वर्कशीट जो है वो पोस्ट कर दी है ग्रुप के अंदर. उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा सो दैट हम जब क्वेश्चंस कर रहे हो तो यू हैव रिटन फॉर्म, आप उसको साथ साथ सॉल्व कर सकें. जो अकेडमी में है दे शुड गेट द प्रिंट आउट फ्रॉम द अकेडमी. ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? Your body will remain in motion of rest or in a state of in a, will remain in rest or In a state of rest or uniform motion, unless an external force is applied. not external. अच्छा, वो third- Unless a resultant force is applied, या net force is applied, या unbalanced force is applied. Unbalanced, resultant or net force, it is not external force only. अगर आप external force लिखेंगे O level में, you may get a number for that, but in A level you will get no mark for that because it is not external force, it is unbalanced or net force. It is also called law of inertia. उसकी वजह यह कि inertia भी यही प्रॉपर्टी शो करता है कि वो resist करेगा any change in state of rest or uniform motion in a straight line. Inertia में भी यही प्रॉपर्टी है कि जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे तो ना उसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करेगा और ना उसका स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन चेंज करेगा. सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो है जैसे कि हमारे पास एक फुटबॉल है, अगर वो जमीन पे पड़ी हुई है तो वो बैलेंस फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, वेट और रिएक्शन आपस में बराबर हो गए, सो इट विल रिमेन एट रेस्ट. अगर उसको किक करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स रिजल्टेंट लगा रहे हैं आप, तो वो मूव करेगी. दिस इज योर सेकंड डायग्राम. थर्ड, इफ इट इज मूविंग it will continue to move with a constant speed, velocity, no change of direction, no change of magnitude, unless acted upon by a resultant force. इस तरह हम इनको एक्सप्लेन करते हैं. कॉपी कीजिएगा इसको भी. वन बाय वन डायग्राम्स जो है एक्सप्लेन करती है. फर्स्ट केस में रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, इट विल रिमेन एट रेस्ट. सेकेंड केस में आपने फोर्स अप्लाई की है तो ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट. और थर्ड केस में वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इट विल कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो इस तरीके से हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं. पहले केस में इफ इट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट. डायग्राम नंबर 2, अगर आप फोर्स लगाएंगे, रिजल्टेंट फोर्स लगेगी, इट विल स्टार्ट टू एक्सेलरेट, उसकी वेलोसिटी चेंज करेगी, रेस्ट से वो मूव करेगा. अगर वो मूव कर रहा है तो इट विल कंटिन्यू टू मूव विद दैट वेलोसिटी. एंड नंबर 4, अगर आप उस पर रिजल्टेंट फोर्स लगाएंगे तो वो रुकेगा, वरना नहीं रुकेगा. एक्सटर्नल फोर्स लग रही है ना उस पर, तब उसकी वेलोसिटी चेंज करेगी. एक्सटर्नल फोर्स कह सकते हैं, पर इसको हम अनबैलेंस फोर्स ही कहा है उनको, उसको हम अनबैलेंस फोर्स ही कहें. ठीक है. सेकंड में आपको फोर्स लग रही है, थर्ड में आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक कि उस पर अनबैलेंस फोर्स रोकने के लिए नहीं रखती या उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए. क्लियर? स्टॉप दैट. ओके, अब आता है रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट किस तरह की जाएगी. व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस दैट एक्ट ऑन अ नॉन ऑब्जेक्ट. जैसे कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर 4 किस्म की फोर्सेस लग रही. एक है फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्स, एक है वेट, इसका रिएक्शन, एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो इस पे लग रही. इनको हम थ्रस्ट, ड्रैग, वेट और रिएक्टिव फोर्स भी कह सकते. अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, इफ इट इज एक्सेलरेट, इन दैट केस आपकी फॉरवर्ड फोर्स जो है वो रेजिस्टिव फोर्स से ज्यादा होगी एंड देयर विल बी अ रिजल्टेंट फोर्स व्हिच विल कॉज एक्सेलरेशन. ये आपका फर्स्ट केस.
सेकेंड केस, अगर आपकी रेजिस्टिव फोर्स फ्रिक्शन फोर्स जो है वो फॉरवर्ड फोर्स से ज्यादा होगी तो आपकी रिजल्टेंट फोर्स नेगेटिव हो जाएगी। जैसे कि आप गाड़ी की ब्रेक दबाते हैं, इस केस में ऑब्जेक्ट विल डीसेलरेट, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी। और तीसरा केस ये है कि अगर आपकी फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स, जिसे रेजिस्टिव फोर्स कह रहे हैं, दोनों बराबर हो जाए तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी। उस केस में योर ऑब्जेक्ट विल बी आइदर एट रेस्ट or it will be moving with constant velocity or speed, no change of direction or magnitude. अब आता है फॉर एग्जाम्पल हमने रिजल्टेंट फोर्स निकालनी कैसे। अगर मेरी फॉरवर्ड फोर्स जो है वो 2000 है और बैकवर्ड फोर्स जो है वो 600 है, दैट इज योर फ्रिक्शनल फोर्स इज 600 and forward force is 2000, then your resultant force will be 2000 minus 600 and comes out to be 1400. अब अगर आपसे मैं कहता हूं what is the value of acceleration, always remember acceleration is equal to resultant force divided by mass. Acceleration is always resultant force divided by mass. मैं ये दोबारा emphasize इसलिए कर रहा हूं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर एक्सेलरेशन निकालनी होगी तो पहले रिजल्टेंट फोर्स निकालनी पड़ेगी। 1400 divided by 1000 and from here I get the value of acceleration as 1.4. Correct? तो जब भी आपसे कहा जाए फाइंड द एक्सेलरेशन तो पहले आपने रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है और फिर रिजल्टेंट फोर्स को डिवाइड बाय मैच करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं आपको एक्सेलरेशन दे रहा हूं फॉर द सेम कार, अब मैं कह रहा हूं जी एक्सेलरेशन जो है वो 2.5 है, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स रिक्वायर्ड, यानी कि ये कैपिटल एफ की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, पहला स्टेप होगा, ठीक है, पहले आप निकालेंगे रिजल्टेंट फोर्स। हाँ, रिजल्टेंट फोर्स सबसे पहले निकाली जाएगी, एफ इज इक्वल टू एम ए लगा के, दैट इज 1000 इन 2.5, 2500 आ गया। अब मेरा F1 जो है वो 2500 है, F की वैल्यू अभी वही रहेगी 600। अब मैं ये पहली वाली इक्वेशन जो है मैं इस्तेमाल करूं, मेरा अब आंसर यहां से निकलेगा 31। इसलिए दिमाग में आपने क्लैरिटी लेके आनी है कि रिजल्टेंट फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन इज कॉज्ड बाय द रिजल्टेंट फोर्स। तो अगर एक्सेलरेशन आपको दे दी जाए तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फोर्स और फिर वहां से फिर आप फॉरवर्ड फोर्स अगर मालूम निकालनी है तो भी निकाल सकते हैं, अगर फ्रिक्शन निकालनी है तो भी हम निकाल सकते हैं। ओके, जब ये एक और क्वेश्चन है ये मैं बोर्ड पे करूंगा। वो कहता है कि हमारे पास एक पुली है और पुली के साथ दो वेट्स अटैच्ड है। एक साइड पे मैंने 8 kg लगाया हुआ है और दूसरी साइड पे मैंने 5 kg लगाया हुआ है। इसका जो वेट होगा वो W1 होगा, इसका जो वेट होगा वो W2 होगा। अब क्योंकि W1 जो है वो ज्यादा है, W1 इज ग्रेटर देन W2, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट करेगा। वो ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। सबसे पहली बात है कि हमें W1 और W2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे? 8 टाइम्स 9.81 और W2 हो जाएगा 5 टाइम्स 9.81। जी क्या बना? 78.5 हो गया ये, और वही 949.1 49.1 ये आपके पास आ गया। अब मैं निकालूंगा रिजल्टेंट फोर्स W1 माइनस W2, बिकॉज ये बड़ी फोर्स है, ये इसको घुमाएगा नीचे की तरफ।
तो यहां से बन जाएगा 78.5 माइनस 49.1 विच इज 1.5. 0.5 न्यूटन, और फिर मैं निकालूंगा एक्सेलरेशन, दैट इज m1g माइनस m2g डिवाइडेड बाय टोटल मास। Why total mass? Because ये दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। रिजल्टेंट फोर्स निकालने के बाद अगर 8 kg नीचे जाएगा तो 5 kg भी ऊपर जा रहा है, इसलिए हमें 2.3. दोनों के मास यूज करने पड़ेंगे। दैट मींस 29.5 डिवाइड बाय 8 प्लस 3 which is 8 plus 5 which is 2.3. 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आपने इस तरीके से सॉल्व करना है बिकॉज इसमें दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। ओके, एक और क्वेश्चन है। ये हमारे पास एक सरफेस है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसके ऊपर हमने पुली लगाई हुई है और पुली के ऊपर से जो है वो रूप नीचे जा रही है। यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट है, इसका मैस 2 kg है, इसका मैस 8 kg है, और बैकवर्ड फोर्स जो है वो 6 न्यूटन, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो 6 न्यूटन है। तो कहते हैं बताइएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। जो तो तब होगी जब आपकी फ्रिक्शन फोर्स एक्सेलरेशन में डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है। ये 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है इसकी, ये ज्यादा नहीं है फ्रिक्शन फोर्स से। सबसे पहले आप यहाँ पे 2 का फोर्स निकालेंगे, वो निकलती है 2 into 9.81, कितनी बनी? 19.6. 19.6 न्यूटन। ये आपकी फॉरवर्ड फोर्स लग रही है। 19.6 minus तो आपकी रिजल्टेंट फोर्स क्या बन जाएगी? F माइनस स्मॉल f which is 19.6 minus 6। तो 13.6. अब एक्सेलरेशन निकालनी है, वो आपकी रिजल्टेंट फोर्स डिवाइड बाय मास से निकलेगी। तो कोई वो 16 के लिए हमारा 0.6 हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा बेटा, 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। ये दोनों मैसेज हैं जो मूव कर रहे होते, तो आपने यहाँ भी टोटल मैस से डिवाइड किया, यहाँ भी टोटल मैस से डिवाइड करेंगे। मैंने लगा कि जो फोर्स ऐड कर दिया था उसके उससे करते, जिससे मैंने 6 का वर्क मैंने डिवाइड कर दिया 9.6। क्लियर? हमारा आंसर आ रहा है 1.36 या 1.4। आपने ये समझना है कि जो आपका रिजल्टेंट फोर्स होती है वो फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स होती है, उससे आप रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे और रिजल्टेंट फोर्स से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। उसके लिए आपने टोटल मास से रिजल्टेंट फोर्स को डिवाइड करना। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज कर रहे हैं, अब हम लेके आ रहे हैं लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, बिकॉज हमने यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ जाना। What is linear momentum? It is defined as the product of mass and velocity. इसको हम momentum कहते हैं. It is a vector quantity. Therefore, it has direction. The units are kg meter per second, and the formula is mass multiplied by velocity. ये हमारे पास momentum का formula. इस केस में it will be positive momentum and it will be negative momentum. पॉजिटिव मोमेंटम कब होगा? जब ऑब्जेक्ट राइट की तरफ मूव कर रहा हो। नेगेटिव मोमेंटम कब होगा? जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हो। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, वेलोसिटी राइट की तरफ है, उसको प्लस mv या सिंपल mv भी कह सकते हैं। आई कॉल इट p1, प्लस भी कह सकते हैं, सिंपल mv भी कह सकते हैं। मगर अगर यही ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा, इसको हम माइनस mv कहें, बिकॉज इट इज अ वेक्टर। डायरेक्शन के बगैर इसको मेंशन करना जो है वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन।
जैसे कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक 3 kg है, उसका वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, इसका मोमेंटम क्या होगा, इट विल बी 6 टुवर्ड्स राइट, 6 kg पर मीटर, मीटर पर सेकेंड। और 2 kg का क्या हो जाएगा, 2 टाइम 3, ये भी 6 kg मीटर पर सेकेंड है, मगर इट विल बी विद नेगेटिव साइन, -6 kg मीटर पर सेकेंड। इस तरह हम इनको डिफाइन करें, कॉपी कर लें। क्लियर? दिस इज हाउ वी डिफाइंड मोमेंटम, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोमेंटम। अब आता है जी चेंज इन मोमेंटम। व्हाट इज द टर्म कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम? ये देखिए मेरे पास एक दीवार है और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, ये राइट की तरफ जा रहा है, इसकी वेलोसिटी u है, और टकराने के बाद अब इसकी वेलोसिटी जो है वो लेफ्ट की तरफ है और वो v है। तो इसका पहले मोमेंटम जिसको मैं p1 कहता हूं वो mu हो जाएगा, और इस तरीके से मोमेंटम आफ्टर कोलिजन विल बी -mv, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब आपसे कहा जाए चेंज इन मोमेंटम निकालें, that will be final momentum minus initial momentum. That means P2 minus P1. Final momentum minus initial momentum. यहां पर मेरा फाइनल मोमेंटम है -mv. What is my initial momentum? mu. मेरे पास ये आंसर आ गया, -mv -mu. दिस इज माय चेंज इन मोमेंटम। अगर मैं यहां से -m कॉमन निकाल लूं तो मेरा आंसर आएगा v प्लस u। चेंज इज टुवर्ड्स लेफ्ट। यहां पे नेगेटिव साइन शोज, हमारा आंसर में नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि अगर चेंज इज टुवर्ड्स लेफ्ट, अगर आप P2 माइनस P1 करते हैं तो ना सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाता है, बल्कि उसका जो साइन आ रहा होगा दैट इज योर चेंज इन मोमेंटम डायरेक्शन एज वेल। अब सेकंड मेथड क्या है, गौर से देखिएगा, पहला मेथड तो मैंने बता दिया आपको। सेकंड मेथड इज change in momentum can also be calculated as P1 minus P2. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, अंडरस्टूड बात है, P2 माइनस P1 हो गया। मगर अगर आप P1 माइनस P2 करेंगे जब भी चेंज ऑफ मोमेंटम ही आएगा। अब P1 क्या है, ये है mu माइनस P2 क्या है, माइनस mu। सिंप्लीफाई कर लें, mu प्लस mv आ गया, और अगर आप m कॉमन निकाल लें तो ये आपका u प्लस v आ रहा है। अब नोट कीजिएगा, इसका आंसर और इसका आंसर सेम है। पहले वाला केस P2 माइनस P1 था, तो सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड तो यही है तो नीचे लिखा हुआ, तो मैग्नीट्यूड सेम आ गया। मगर आपने खुद कहना है टुवर्ड्स लेफ्ट, बिकॉज इट इज फाइनली मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। ये फर्क है। अगर आप P2 माइनस P1 करेंगे तो जो साइन आ रहा होगा वही चेंज की डायरेक्शन होगी। लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव राइट, बेटा मैं P1 माइनस P2 की बात कर रहा हूँ, मैंने मेथड चेंज कर दिया ना, वहां P2 माइनस P1। अगर P2 माइनस P1 करेंगे तो आपको जरूरत नहीं है जो साइन आ रहा है वो डायरेक्शन, P1 माइनस तो आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए एग्जांपल और देखते हैं। ये देखिए मेरे पास एक बॉल है, वो जमीन को जाकर टकरा रही है 3.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे। बॉल का मास है 2 kg, और टकराने के बाद ये बॉल रीबाउंड करती है, अपवर्ड वेलोसिटी जो है वो 2.8 मीटर पर सेकंड। तो कहते हैं जी व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम। यहां पे मैं ये दोनों मेथड से आंसर निकालूंगा।
पहला मेथड कहता है जी आपने क्या करना है, आपने P2 माइनस P1 करना है, दैट मींस 2 टाइम्स 2.8 बस पॉजिटिव डायरेक्शन है ये, माइनस 2 टाइम्स माइनस 3.6 because it is moving downwards negative direction। तो अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं, अंदर क्या बचेगा, P minus 2.8 प्लस 3.6। देखिए आंसर क्या है आपका, 12.8 न्यूटन सेकेंड। चलिए ये पहला मेथड था, अब मैं दूसरा मेथड बात करता हूं, डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस P2, 2 times minus 3.6 because it is downwards, minus 2 times 2.8, माइनस 2 कॉमन निकाल लें, अंदर आ जाएगा 3.6 प्लस 2.8 एंड स्टिल यू गेट द सेम आंसर 12.8 न्यूटन सेकंड। इसमें हम कहेंगे मूविंग अप, चेंज अपवर्ड, और यहां पे बताना पड़ेगा चेंज इज अपवर्ड्स।